हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अपने पॉलिटी के सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो हमारे नीट के एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1949 को। ऑप्शन डी है 26 जुलाई 1950 को। तो बताइए जो हमारा भारत का संविधान था वो कब लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। हमारी व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और उसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान को बनने में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान भाग 4 का अनुच्छेद 51 के ए में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 11। तो बताइए भारतीय संविधान का भाग 4 का है। इसके आर्टिकल 51 के काम में हमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं और जो मूल कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य ये रशिया से लिए गए हैं। और जो ये हमारे जो मूल कर्तव्य हैं ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़े गए थे। तो काम में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। ठीक है, कितने? 11। स्टार्टिंग में तो 10 थे लेकिन एक बाद में जोड़ दिया गया, अब टोटल 11 हैं। हमारी व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन के बाद इस स्वर्ण सिंह के सुझाव पर मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया था। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास 10 मौलिक कर्तव्य थे। नेक्स्ट है कि संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1930। तो बताइए संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक ये कब आयोजित की गई थी? सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें जो था वो इसके अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे जो कि अस्थायी थे। 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। क्वेश्चन पूछता है कि पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। कौन अध्यक्ष थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी थे। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन डी है 8, ऑप्शन डी है 5। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उसके बाद हमारे मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। ठीक है, क्या भी है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में जो मूल अधिकार थे वो कितने थे? 7। लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में और संपत्ति के अधिकार को हटाकर मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर 300 के काम में वैधानिक कानून के तहत स्थापित कर दिया गया। अब वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है प्रजातांत्रिक पद्धति, ऑप्शन बी है मूल अधिकार और कर्तव्य, ऑप्शन सी है प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ऑप्शन डी है स्वतंत्र न्यायपालिका। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार और कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका ये तीनों हैं। हमारी व्याख्या भी है
कि भारतीय संविधान प्रजातांत्रिक पद्धति का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके अंतर्गत नागरिक कर्तव्य एवं अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी संविधान के तहत ही हुई थी और संविधान प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 25। तो उसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25। राजस्थान में लोकसभा के लिए जो है वो 25 सीटें निर्धारित की गई हैं। वहीं राज्यसभा के लिए 10 सीटें हैं। याद रखना, लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। ऑप्शन ए है कि भारत के नागरिक द्वारा, ऑप्शन बी है कि संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा और ऑप्शन डी है समस्त मुख्यमंत्रियों द्वारा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कि संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारत का जो राष्ट्रपति है वो चुना जाता है। हमारी व्याख्या भी है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के सदस्य राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी पद्धति होती है। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है। ऑप्शन ए है प्रमुख सेना अध्यक्ष, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है। व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत का राष्ट्रपति है ये तीनों सेनाएं जल, थल और वायु इनका प्रधान सेनापति होता है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जो अन्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय उसमें कितने न्यायाधीश हैं 34 यानी कि 34 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट हमारा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ऑप्शन ए है कि उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है विपक्ष का नेता, ऑप्शन सी है गृह मंत्री और ऑप्शन डी है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। जो राज्यसभा का सभापति है उपराष्ट्रपति होता है। हमारी व्याख्या भी है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है परंतु वे राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का तो सभापति है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं है। इसका कार्यकाल जो है वो सभापति के रूप में तब तक होता है जब तक कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू 8 अगस्त 2017 से हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ये प्रीवियस ईयर का था, ठीक है, इसीलिए बता रहा है कि कब से कब तक था। इसके बाद हमारा आता है 16 फरवरी 2016 के PYQ हमारे पॉलिटी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष किया हुआ। ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है 1978, ऑप्शन डी है 1992। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में है उसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक राष्ट्र है। वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ जिसके माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें 3 शब्द जो थे हमारे समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष और अखंडता थे, ये जोड़े गए थे। नेक्स्ट है कि वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए है 42वां, ऑप्शन बी है 52वां, ऑप्शन सी है 61वां, ऑप्शन डी है 86वां यानी 86वां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 86। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जो किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से। हमारी व्याख्या भी है कि दिसंबर 2002 में अनुच्छेद 21A भाग 3 के माध्यम से 86वां संविधान संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में माना गया था। नेक्स्ट है कि समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है वो जोड़े गए। ऑप्शन ए है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी है सादिक अली समिति और ऑप्शन डी है हेगड़े समिति। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए और ये इसमें 11 मूल कर्तव्य, स्टार्टिंग में 10 थे, फिर एक और जोड़ दिया गया, वर्तमान में 11 हैं। हमारी व्याख्या भी है कि 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल 1975-77 के समय इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 8 मूल कर्तव्यों को लागू करने की सिफारिश थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, जिसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, जो कि भाग 4 के ए में और आर्टिकल 51 के ए में जोड़े गए। फिर हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें शिक्षा को मूल कर्तव्य में जोड़ दिया गया 2002 में, इसीलिए हम हमारे वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हो गए। नेक्स्ट है भारत सरकार ने काका कालेककर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति का वर्ष था ऑप्शन ए है 1951, ऑप्शन बी है 1953, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1957। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी 1953। ठीक है, भारत सरकार ने काका कालेकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्ति 1953 में हुई थी। हमारी व्याख्या भी है कि जनवरी 1953 में जो काका कालेकर थे उनकी अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ। आयोग ने सामाजिक और जो शैक्षिक आधार थे उस पर पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए 4 मानक बनाए। 102वां संविधान संशोधन हुआ 2018, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय वर्ग पिछड़ा आयोग NCVC का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। ऑप्शन ए है कि राज्य का अपना धर्म है, ऑप्शन बी है राज्य के धर्म से कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन सी है राज्य का अपना कोई धर्म ही नहीं है और ऑप्शन डी है राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, बहुत एग्जाम में पूछा गया था और एक लेखपाल में भी आया है, यूपीटेट सीटेट में भी आया है, रीट में भी आया है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि राज्य जो है उसका अपना कोई धर्म नहीं होता लेकिन वो सभी धर्मों को जो मान्यता है वो देता है, इसीलिए भारत कैसा है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमारी व्याख्या भी है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य धार्मिक मामलों में स्वयं को कैसे रखेगा? दूर। तथा भारत सरकार की धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी के धर्म का विरोध बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वास और जो मान्यताएं हैं उनको पूरी आज़ादी से मानने की छूट है। अर्थात राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 25 साल, ऑप्शन बी है 35 साल, ऑप्शन सी है 30 साल, ऑप्शन डी है 21 साल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 साल। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र 30 साल कम से कम होनी ही चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं, इन्हें नामित सदस्य कहते हैं। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुना जाता है जिसमें 1/3 हर 2 साल में सेवानिवृत्त होता है। आर्टिकल 84 में राज्यसभा की सदस्यता के लिए कम से कम 3 वर्ष की जो आयु है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर, ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन
डी मोरारजी देसाई। भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। हमारी व्याख्या भी है कि भारत के संविधान का 44वां संशोधन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय 1978 में किया गया। इस संशोधन में जो हमारे संपत्ति का अधिकार था, इसको मूल अधिकार से हटाकर केवल एक विधिक अधिकार बना दिया गया। आपसे पूछेगा कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में हुआ। प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। इसमें क्या किया गया? इसमें हमारा संपत्ति का अधिकार जो था मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का भी कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई, लेकिन महाभियोग जो था वो पास नहीं हो पाया। तो यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया तो आरंभ हो गई थी लेकिन पास नहीं हुआ। ऑप्शन ए है के.जी. बालकृष्ण, ऑप्शन बी है वी रामास्वामी, ऑप्शन सी है सौमित्र सेन और ऑप्शन डी है स्वतंत्र कुमार। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी रामास्वामी। हमारी व्याख्या भी है कि आज़ाद भारत में पहली बार किसी जस्टिस को पद से हटाने की कार्रवाई मई 1993 में पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते हुए हुई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी रामास्वामी के खिलाफ हमारी लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन 1990 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के आधार पर पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन क्या हुआ? ये लोकसभा में ही पारित नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन ए है पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन बी है नगर पालिकाओं से, ऑप्शन सी है केंद्र की भाषाओं से और ऑप्शन डी है केंद्र राज्य के संबंधों से। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नगर पालिकाओं से। भारत के संविधान की 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें जो नगर पालिका यानी नगरीय शासन प्रणाली है उसको संवैधानिक बनाया गया और इसके माध्यम से जो नगर प्रशासन था उसके 18 विषय का भी उल्लेख किया गया। कितने? 18 विषय का। नेक्स्ट है कि वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? ऑप्शन ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है बीबी गिरी, ऑप्शन सी है बीडी जट्टी, ऑप्शन डी है कृष्णकांत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णकांत। वे उपराष्ट्रपति कृष्णकांत था जिसका अपने कार्यकाल के दौरान क्या हो गया था? देहांत हो गया था, याद रखना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मतलब हमारी व्याख्या कह रही है कि कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यकाल के ही दौरान हुआ था। जिनका निधन कब हुआ था? हमारा जब कार्यकाल चल रहा था तो कार्यकाल के ही दौरान इनका निधन हुआ था। ठीक है, और अब हमारा 9 सितंबर 2012 के पॉलिटी PYQ आता भारतीय है। संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी है संसद द्वारा, ऑप्शन सी है लोकसभा द्वारा, ऑप्शन डी है राज्यसभा द्वारा। तो बताइए कि भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और उसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। नेक्स्ट है कि पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार में, ऑप्शन बी है नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी है प्रस्तावना उद्देशिका में और ऑप्शन डी है इनमें से सभी में। तो पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे हमने बाद में जोड़ा था उसका उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में मिलता है? सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रस्तावना उद्देशिका में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था।
नेक्स्ट कि बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 42 यानी कि अनुच्छेद 42। ऑप्शन बी है आर्टिकल 12 एंड 13 यानी कि अनुच्छेद 12-13। ऑप्शन सी है आर्टिकल 23, 28, 29 अनुच्छेद 23, 28, 29। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 36 यानी कि आर्टिकल 36। हो जाएगा ऑप्शन है 42। बिल 1992 के अनुच्छेद 42 यानी 42 के अनुसार प्रत्येक बालक को उसे अपने अधिकार को जानने का अधिकार है, यानी प्रत्येक बालक जान सकता है कि उसका क्या अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है मतदान का अधिकार, ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बताइए कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो हमारा जो भाग 3 है उसका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। इसमें हमारे समानता का अधिकार है जो 14 आर्टिकल से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार है जो 19 से लेकर हमारा 22 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो आर्टिकल 32 में है। लेकिन जो ये मतदान का अधिकार है ये हमारा कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है और हमसे नहीं पूछा था, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान के भाग 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, यानी कि हमारे जो भाग 3 है उसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं। ठीक है, अमेरिका से ही लिए गए हैं। इसमें हमें जो है वो कई सारे अधिकार प्रदान करता है, लेकिन मतदान का अधिकार जो है वो एक संवैधानिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। कैसा है मतदान का अधिकार? संवैधानिक अधिकार। नेक्स्ट हमारा है कि मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का के किस अनुच्छेद में समाहित है। ऑप्शन ए 51 के का, ऑप्शन बी है 42 आर्टिकल, ऑप्शन सी है 50 का और ऑप्शन डी है 52। तो बताइए जो मूल कर्तव्य हैं ये हमारे लिए गए हैं रसिया से। कहाँ से लिए गए हैं मूल कर्तव्य? रसिया से, यूएसएसआर से हमारे ये लिए गए हैं। और ये हमारे कौन से भाग हैं? भाग 4 के काम में हैं और ये हमारे आर्टिकल 51 के काम में हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, तो हमारा जो मूल कर्तव्य है ये लिए गए हैं रसिया से और ये 51 के काम में हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहले व्याख्या देख लेते हैं। मूल कर्तव्य संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। बहुत बार पूछा जा चुका है। 76वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना आर्टिकल 51 के काम में रखा गया। संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो याद रखना स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर है और टोटल कितने हैं? 11 हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव है उससे संबंधित गलत तथ्य कौन सा है। ऑप्शन ए है कि चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं। दूसरा है सभी विधायकों के मत जो हैं वो समान मूल्य रखते हैं। थर्ड है कि सभी सांसदों के जो मत हैं वो समान मूल्य रखते हैं। और चौथा है कि मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी कि सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। ये वाली बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि हमसे गलत पूछा था। जबकि चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में होंगे, बिल्कुल सही है। सभी जो सांसद हैं इनके मत समान मूल्य रखेंगे, ये भी सही है। मनोनीत जो सदस्य होगा वो मतदान में क्या नहीं लेगा? पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी भाग नहीं लेगा। व्याख्या है हमारी कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है कि सभी विधायकों के जो मत हैं वो समान मूल्य रखते हैं, मतलब जितने भी विधायक होते हैं उनके जो मत समान मूल्य नहीं रखेंगे। उसने कहा रखेंगे, इसलिए गलत हो गया। राज्यों के विधायकों के मत की गणना के लिए उस राज्य की जो जनसंख्या है वो देखते हैं, साथ ही उस राज्य के जो विधानसभा सदस्य हैं उनकी संख्या को देखते हैं। वोट का अनुपात निकालने के लिए राज्य की कुल आबादी से चुने गए जो विधायक हैं उनकी संख्या से हम विभाजित करते हैं। उसके बाद जो हमें अंक मिलता है उसे फिर हम 1000 से भाग करते हैं। तत्पश्चात जो अंक प्राप्त होता है उसे राज्य के एक विधायक के वोट का क्या निकालते हैं? अनुपात।
नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी और सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 1992, ऑप्शन डी है 1993। तो बताइए 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 1992। पंचायती राज संस्थाएं उनको प्रभावी और सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान 1992 में हुआ। कह रही है कि 73वां संविधान संशोधन को 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992 को हुआ था, लेकिन 20 अप्रैल 1993 को स्वीकार किया गया। 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम लागू हुआ और इसीलिए हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। आपसे पूछेगा पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितने प्रतिशत का लाभ उठाया? ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है 10। हो जाएगा ऑप्शन सी 50। राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए जो स्थानीय निकाय थे उसके चुनाव में महिलाओं ने 50% आरक्षण का क्या उठाया था? लाभ। हमारी व्याख्या भी है कि राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों में महिलाओं ने 50% का लाभ उठाया आरक्षण में। नेक्स्ट है कि राजस्थान में नगर निगम जो है उसके प्रमुख को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अध्यक्ष, ऑप्शन बी है महापौर, ऑप्शन सी है सभापति, ऑप्शन डी है नगर प्रमुख। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महापौर। हमारी व्याख्या भी है कि राजस्थान में जो नगर निगम के प्रमुख हैं उनको महापौर, नगर परिषद के प्रमुख को सभापति, नगर पालिका के प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता है। तो नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहेंगे, नगर परिषद के प्रमुख को सभापति और नगर पालिका के प्रमुख को अध्यक्ष कहेंगे। नेक्स्ट है कि राजस्थान में जो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी है 180, ऑप्शन सी है 160, ऑप्शन डी है 210। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 200। राजस्थान में जो विधानसभा के सदस्य हैं इनकी कुल संख्या 200 है। ठीक है, राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 200 है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि राजस्थान में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 200 है। राजस्थान में कुल 33 जिला है और यहाँ लोकसभा की सीटें 25 और राज्यसभा की 10 हैं। तो ये तो हमारा प्रीवियस ईयर का है, तो इस तरह से लोकसभा की अब भी 25 ही हैं और राज्यसभा की 10 हैं और कुल सदस्यों की संख्या भी 200 है विधानसभा में। लेकिन ये जिले वाला देख लीजिए क्योंकि अब ये चेंज हो चुके हैं। मैंने बताया भी, शॉर्ट्स बनाया भी था, तो वो भी देख लेना। इसके बाद हमारा 30/7/2022 का एग्जाम पेपर है क्योंकि हमारा पूछा गया था। ठीक है, पॉलिटी में स्टार्ट करते हैं। है कि अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी है अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी है फ्रांस का संविधान, ऑप्शन डी है कनाडा का संविधान। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कनाडा का संविधान। हमारी व्याख्या भी है कि भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं इनका सिद्धांत कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये सिद्धांत भारतीय संविधान के संघीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन देशों से कई विशेषताएं भी ली गई हैं, जैसे कि हमें याद रखने कभी कभी पूछ ली जाती हैं। ये हमारे देश दिए गए हैं और ये हमारी ली गई विशेषताएं, जैसे कि ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली ली गई है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए जो भाग 3 में है, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। न्यायिक समीक्षा ली गई है, पति पर महाभियोग भी लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली गई है। वहीं आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी ली गए हैं जो 4 A में है। ठीक है, तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली है जिसमें एकल नागरिक बहुत पूछा गया। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया जो मौलिक अधिकार बहुत पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली गई है, समवर्ती सूची बहुत पूछा गया है।
आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? ऑप्शन ए है बी.डी. जत्ती, ऑप्शन बी है बी.बी. गिरी, ऑप्शन सी है जेल सिंह, ऑप्शन डी है एन.एस. रेड्डी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी.डी. जत्ती। भारत में जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो बी.डी. जत्ती बने थे। हमारी व्याख्या भी है कि भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु 11 फरवरी 1977 को हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद जो बी.डी. जत्ती थे वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया। वे उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे। बी.डी. जत्ती ने 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी क्या किया था? कार्य। इसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी जो थी भारत की अगली राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट है कि किन दो राज्यों के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है वो कैसी है? समान है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड और झारखंड, ऑप्शन बी है केरल और कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब और उड़ीसा। तो बताइए कौन से दो राज्य हैं जिनकी जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है इनकी संख्या जो है वो समान है? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, हमारे ये आंध्र प्रदेश राज्य है और जो ये राजस्थान राज्य है, ये दो ऐसे राज्य हैं जिनकी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कैसी है? समान है। कितनी है ये भी देख लीजिए। आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या एक जैसी है। इन दोनों राज्यों में 25-25 लोकसभा की सीटें हैं। कितनी कितनी है? 25 पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश में कितनी है लोकसभा की सीटें? 25। राजस्थान में कितनी है? 25। ठीक है, इन दोनों राज्यों में एक जैसी हैं। जैसे झारखंड में हमारी 14 लोकसभा की सीटें हैं। कर्नाटक की बात करें तो 28 लोकसभा की हमारी सीटें हैं। केरल की बात करें तो 20 यानी कि 20 है और हमारे मध्य प्रदेश की 29 है। महाराष्ट्र की 48 है। उत्तर प्रदेश की 80 है। उत्तर प्रदेश की बहुत पूछी जाती है तो 80 है, याद रखना। पश्चिम बंगाल की कितनी है? 42 है और तमिलनाडु की 39 है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि बच्चों की सुविधा और मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर क्या है? यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी हमें मदद करनी होती है तो हमें कौन सा निःशुल्क नंबर है हेल्पलाइन? ऑप्शन ए है 1095, ऑप्शन बी है 1096, ऑप्शन सी है 1097, ऑप्शन डी है 1098। हो जाएगा ऑप्शन डी 1098। बच्चों की सुविधा और मदद करने के लिए जो निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है वो 1098 है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि बच्चों की सुविधा और मदद करने के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1098 के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है जो कि उन्हें आवश्यक सहायक और समर्थन प्रदान करती है। इस हेल्पलाइन नंबर पर बच्चे और उनके परिवार के सदस्य अपनी समस्याएं और जो चिंताएं होती हैं उनके बारे में बात करके समाधान को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मंत्री परिषद है उसका आकार निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए है 81 81, ऑप्शन बी है 91 91, ऑप्शन सी है 101 101 और ऑप्शन डी है 102 102। तो बताइए भारत में वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 91 यानी कि 91। भारत में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारा मंत्री परिषद है उसका जो आकार है वो निर्धारित किया गया। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत प्रधानमंत्री समेत मंत्रिपरिषद के जो सदस्यों की कुल संख्या है वह लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अनुच्छेद 75 में संशोधन किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से नहीं अधिक होनी चाहिए। इससे ये भी प्रावधान था कि किसी राज्य में जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या है वो 12 से कम नहीं होगी और ये आर्टिकल 164 में संशोधन के बाद हुआ था। कि 1981 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? ऑप्शन ए है पी.के. थुंगन समिति, ऑप्शन बी है बी.आर. मेहता समिति, ऑप्शन सी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी हमारा है सादिक अली समिति। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए
पीके थुंगन समिति, ठीक है। 1989 में जो हमारी पीके थुंगन समिति थी, इसने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की जो सिफारिश थी वो की थी। हमारी व्याख्या भी है कि 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। इस समिति ने स्थानीय सरकारी संस्थाओं के लिए नियमित जो चुनाव थे वे कराने के लिए और उन्हें उचित कार्य सौंपने के लिए संविधान में संशोधन करने की भी सिफारिश साथ में ही की थी। इन्होंने भारतीय संसद ने 1992 में पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी किया था। 73वां संविधान संशोधन 25 अप्रैल 1993 से और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से लागू हुआ था। इस संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज और नगर पालिकाएं थी उन्हें भी कौन सा दर्जा मिलेगा? संवैधानिक दर्जा मिला था। नेक्स्ट हमारा है कि उपाधियों का अंत है वो किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। देखो जो हमारा समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 और 24 में है, वहीं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये 25 से लेकर 28 तक है। वहीं जो हमारी जो उपाधियों का अंत है वो आर्टिकल किस में है? 18 में है। और आपको पता है कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। हमारी व्याख्या भी है कि उपाधियों का अंत समानता के अधिकार का हिस्सा होता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य, सेना या शैक्षणिक सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि व्यक्ति है वो नहीं दे सकता, यानी सिर्फ राज्य, सेना और शैक्षणिक सम्मान में दी जाएगी, बाकी और कहीं हम किसी प्रकार की उपाधि नहीं दे सकते हैं। उपाधियों का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 18 में। ये भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि नहीं स्वीकार करेगा। इस अनुच्छेद के तहत औपनिवेशिक राज्यों द्वारा दी गई उपाधियां जैसे कि महाराजा, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर आदि को क्या कर दिया है? निषिद्ध, यानी कि हटा दिया गया है। ध्यान रहे आपको कि भारतीय संविधान के आर्टिकल जो हमारा भाग 3 है उसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण है। किसमें है? भाग 3 में है, 12 से 35 तक है और अमेरिका से ये लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को हमें पहचानना है। पहला है बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत, दूसरा है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, तीसरा है संथाली, हिंदी, संस्कृत, चौथा है गुजराती, मराठी, अंग्रेजी। तो बताइए हमारी 8वीं जो अनुसूची है उसमें अनुसूचित भाषाओं का सही समूह क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, संथाली, हिंदी और संस्कृत। ठीक है, ये 8वीं अनुसूची है। पूछ लेगा आपकी भारत की अनुसूचित भाषाओं का सही समूह क्या है, तो संथाली, हिंदी, संस्कृत है। संविधान की कौन सी अनुसूची में है, तो 8वीं है। हमारी व्याख्या भी है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं का सही समूह है संथाली, हिंदी और संस्कृत। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं वो शामिल हैं और इन सभी भाषाओं में से 14 भाषाएं जो हमारी हैं वो संविधान के प्रारंभ में ही इन्हें शामिल कर दिया गया था। तो हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची में है? 8वीं है। कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं। प्रारंभ में कितनी थी? 14 थी। अब वर्तमान में कितनी है? 22 हैं। कब कब कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया 15वीं भाषा के रूप में। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इसको शामिल किया गया। फिर 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। ठीक है, पहले हमारी कितनी थी? 14 भाषाएं थी। फिर उसके बाद हमारी 15वीं सिंधी जोड़ी गई, 16वीं, 17वीं, 18वीं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। 19, 20, 21, 22 4 भाषाएं जो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। ठीक है, इसको हम नमक से याद कर सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और इसको हम बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली याद कर सकते हैं। हमारा आता है 24/7/2022 का। परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? फैमिली वेलफेयर सब्जेक्ट इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमारे पॉलिटी का क्वेश्चन है।
ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 11। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11। परिवार कल्याण यानी कि हमारी बात जब की गई थी फैमिली वेलफेयर की बात की गई थी, फैमिली वेलफेयर की, ये संविधान की 11वीं अनुसूची में दिया गया है। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 1992 में जोड़ा गया था। स्टार्टिंग में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थीं। फिर हमारा संविधान संशोधन होते गए, फिर हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जो थी दल बदल से ये जोड़ी गई थी, 11वीं और 12वीं जो कि पंचायत और नगर पालिका से संबंधित थी ये भी जोड़ी गई। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो थी वो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो परिवार कल्याण से संबंधित थी। इसमें टोटल कितने विषय थे? 29 विषय थे। 2 और 9 कितने होते हैं? 2 + 9, 2 + 9 होते हैं 11। तो 11वीं अनुसूची में 11 यानी कि 29 विषय हैं। तो जब हम ऐसे करके 29 में 2 + 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 11। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। ये भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। बनते हैं, पहला है कि परिवार कल्याण यानी कि फैमिली वेलफेयर भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है, क्या ये स्टार्टिंग में थी? नहीं थी। कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1992 में जोड़ी गई। और वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। क्या स्टार्टिंग में 12 थी? नहीं थी। कितनी थी? 8 थी। ठीक है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्वेश्चन कि हु हैज़ द पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट के पास है यानी कि उच्चतम न्यायालय के पास। ऑप्शन बी है ओनली लोकसभा, मात्र लोकसभा के पास है। थर्ड है कि ओनली राज्यसभा, मात्र राज्यसभा के पास है। फोर्थ है पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास है। तो भारत के जो संविधान होता है उसमें कोई भी हम संशोधन करना चाहते हैं जो कि हुए भी हैं, तो ये शक्ति किसके पास है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, संसद के पास है। देख रहे हैं आप, हमारे जो पॉलिटी है उससे हमारे 2 क्वेश्चन लगातार आ चुके हैं। तो अब इस तरह से पॉलिटी से भी पूछे जाते हैं, जियोग्राफी से भी पूछे जाते हैं, जो होती है सोशल स्टडीज़ में सबका मिक्सचर होता है, ये भी याद रखना। तो ऑप्शन डी हमारा सही एक्सप्लेनेशन भी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी भारत का आर्टिकल है 368, ठीक है 368, इसके अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास। संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत कर संविधान संशोधन की प्रक्रिया की स्टार्टिंग कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे भारतीय संविधान में जो संसद होती है इसके 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हम कहीं भी इसे दे सकते हैं और इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं क्या करने की? संशोधन करने की। संसद के दोनों सदनों में विधेयक को अलग अलग कुल बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि व्हेन इज लीगल सर्विस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? यानी भारत में जो विधिक सेवा दिवस है वो हम कब मनाते हैं? ऑप्शन ए है 1 जनवरी, ऑप्शन बी है 10 अगस्त, ऑप्शन सी है 9 नवंबर, ऑप्शन डी है 10 दिसंबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 नवंबर। भारत में जो विधिक सेवा दिवस है यानी कि लीगल सर्विस डे है वो हम 9 नवंबर यानी 9 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 1 जनवरी को हम DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस मनाते हैं। साथ ही इस दिन हम जो है वो न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं और जो हमारा है वर्ल्ड फैमिली डे वो भी सेलिब्रेट करते हैं, विश्व परिवार दिवस। ठीक है, तो 9 नवंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि भारत में राष्ट्रीय विधिक दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत उच्चतम न्यायालय ने 1995 में की थी और इस मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है नागरिकों को निष्पक्ष और उचित न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए क्या करना? जागरूक करना। नेक्स्ट है स्टेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स मेंशन्ड इन द प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए है बंधुता, समता, स्वतंत्रता, न्याय, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लाइबर्टी, जस्टिस। ऑप्शन बी है समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, इक्वालिटी, लाइबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। थर्ड है स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता। चौथा है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी न्याय यानी कि जस्टिस, स्वतंत्रता यानी कि लाइबर्टी,
समता, इक्वालिटी, बंधुता, फ्रेटर्निटी। ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमने 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया था और 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ। जो प्रस्तावना थी ये संविधान के सिद्धांतों को क्या करती है, प्रस्तुत करती है। कब हुआ था हमारा अंगीकृत? देखो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है कई बार, सीटेट रीट में दोनों एग्जाम्स में रिपीटेड, बिहार में भी ये आ चुका है। मतलब टीचिंग में ऐसे क्वेश्चन आते ही है, रिपीट होते ही रहते हैं। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, यूपी टेट की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, तो एक दूसरे के प्रीवियस ईयर देख सकते हैं क्योंकि ये सब रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो पूछा गया था कि भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 में। प्रभावी कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसमें वर्ण क्या है इनका? सही अनुक्रम, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। नेक्स्ट है कि भारत में लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण अधिनियम यानी कि जो पॉस्को है वह कब लागू हुआ? व्हेन वाज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पॉस्को केम इन फोर्स इन इंडिया? तो ऑप्शन ए है 2008, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है 2011, ऑप्शन डी है 2012। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2012। ठीक है, भारत में लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण करने के लिए अधिनियम पॉस्को है 2012 में लागू किया गया। पूछेगा कि पॉस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? तो होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। कब आया था? 2012 में आया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि भारत में जो लैंगिक अपराध से इनसे बालक का संरक्षण करने के लिए जो पॉस्को था वो 14 नवंबर 2012 में लागू हुआ था। इस अधिनियम को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था। इस अधिनियम के अंतर्गत जो नाबालिग बच्चे थे उनके साथ होने वाले जो यौन अपराध थे, छेड़छाड़ थी, यौन उत्पीड़न थे, ऐसे मामलों में कार्यवाही की जाती थी। तो आपसे पूछेगा कि पॉस्को जो था वो किससे संबंधित है? ये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण करने से संबंधित है। कब लागू हुआ था? 14 नवंबर 2012 को। किसने किया था? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसे बनाया था। किससे संबंधित है? जो नाबालिग बच्चे होते हैं, 18 साल से जो कम होते हैं, उनके यौन अपराध, छेड़छाड़, इन सब से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन आर्टिकल 51A, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51A यानी 51 का में दिए गए जो मूल कर्तव्य हैं उसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है टू पे टैक्स, करों का भुगतान करें। ऑप्शन बी है टू डिफेंड द कंट्री, देश की रक्षा करें। ऑप्शन सी है टू डिफेंड द कंट्री यानी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। ऑप्शन डी है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, करों का भुगतान करें। ये कर्तव्यों में शामिल नहीं है, जबकि देश की रक्षा करना, संपत्ति की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये सब दिया गया है। आपसे पूछेगा कि भारत में जो मूल कर्तव्य हैं वह भारत के संविधान के किस में भाग में दिए गए हैं? तो 51 के काम में दिए गए हैं। कौन से भाग में दिए गए हैं? अनुच्छेद 51 के काम में और भाग 4 के काम में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। कौन सी समिति के द्वारा लाया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं क्या उनका वर्णन है? हाँ है। कौन से अनुच्छेद में है? 51 के काम में है, भाग में 4 के है, भाग 4 काम में है। कौन सी समिति के द्वारा लाया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। कितने जोड़े गए थे? 10, बाद में वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं, यानी कि एक बाद में जोड़ा गया। ये है भाग 4 काम में और अनुच्छेद 51 के काम में। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डिटरमाइनेड द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मंत्री परिषद का आकार है वो निर्धारित किया गया? ऑप्शन ए है 81, ऑप्शन बी है 91, ऑप्शन सी है 101, ऑप्शन डी है 102। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन
बी 91। ठीक है, 91 संविधान संशोधन के द्वारा जो मंत्रिपरिषद का आकार था ये निर्धारित किया गया था। ठीक है, 91 संविधान संशोधन के द्वारा हमने क्या किया, मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो निर्धारित किया। एक्सप्लेनेशंस भी है कि भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया। इस संशोधन के अंतर्गत प्रधानमंत्री समेत जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या है ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा साथ ही जो कैबिनेट सदस्यों की संख्या है 12 से कम नहीं होनी चाहिए। कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, 15% से अधिक। कितने से कम नहीं होनी चाहिए, 12 से कम। ठीक है, जो हमारा प्रधानमंत्री समेत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए और 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कौन से संशोधन में किया गया है, 91 में संविधान संशोधन 2000। स्वीप इज रिलेटेड टू, यानी कि स्वीप किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है हमारा वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम, यानी कि मतदाता जागरूक कार्यक्रम। ऑप्शन बी है रूरल स्वच्छता प्रोग्राम, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। ऑप्शन सी है शहरी स्वच्छता कार्यक्रम, अर्बन स्वच्छता प्रोग्राम। ऑप्शन डी है करप्शन कंट्रोल प्रोग्राम, भ्रष्टाचार नियंत्रक कार्यक्रम। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। जो स्वीप है ये मतदाता जागरूकता कार्यक्रम वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम से संबंधित है। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी है कि स्वीप मतदाता जागरूक कार्यक्रम से संबंधित है। ये भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख कार्यक्रम होता है। स्वीप का पूरा नाम होता है सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसकी शुरुआत 2009 में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा की गई थी। स्वीप इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी होती है सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2009 में। किसने की थी, चुनाव आयोग ने की थी। नेक्स्ट है कि द डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट इज पार्ट ऑफ विच जुडिशेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि दो राज्यों के मध्य विवाद ये उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार का हिस्सा है। ऑप्शन ए है ओरिजिनल मौलिक, ऑप्शन बी है अपीलेट अपीली, ऑप्शन सी है एडवाइजरी सलाहकारी, ऑप्शन डी है रिट यानी कि याचिका। तो हमारे दो राज्यों के मध्य जो कोई विवाद होता है ये ऑप्शन है ओरिजिनल यानी कि मौलिक। जो दो राज्य होते हैं, दो स्टेट्स होते हैं, इनके मध्य जो विवाद होता है ये उच्चतम न्यायालय के ओरिजिनल यानी कि मौलिक अधिकार का हिस्सा होता है। एक्सप्लेनेशन भी है कि दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के मध्य होने वाले विवादों की सुनवाई करता है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अंतिम और कैसे होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स वाज प्रोपाउंडेड बाय द जुडिशरी इन विच केस, यानी मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस बाद में प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए है ए के गोपलान, ऑप्शन बी है केशवानंद भारती, ऑप्शन सी है एस आर बोम्मई, ऑप्शन डी है गोलकनाथ। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी केशवानंद भारती। ठीक है, मूल संरचना का सिद्धांत जो है वो न्यायपालिका ने केशवानंद भारती जो बाद है उसमें प्रतिपादित किया। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि न्यायपालिका ने मूल संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में प्रतिपादित किया। इस बाद में संसद की संशोधन शक्तियों पर सीमा लगाने का प्रस्ताव किया गया है।